अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। आज हम बात करेंगे तेहरान पर। तेहरान में ताकत का सबसे बड़ा मुजाहरा हो रहा है या फिर एक तारीखी अलविदा है, इस पे बात करेंगे। करोड़ों अफराद के दावे भी हो रहे हैं, आलमी वफूद की आमद भी हो रही है और सिक्योरिटी खदशात ने दुनिया की नज़रें ईरान पर भी जमा दी हैं। हम बात करेंगे हमास पर कि हमास का 20 साल बाद गजा हुकूमत से दस्तबरदारी का ऐलान, और हम बात करेंगे कि क्या मोदी का पानी कार्ड सिर्फ सियासी ब्लफ है या फिर आप कह सकते हैं कि रूसी जो माहिर हैं वो जो कहते हैं, वो कहते हैं कि पानी को हथियार बनाना बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। बात करेंगे, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर उमर मुराद जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि आपका टूर कैसा रहा? पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा। ठीक है जनाब, तो जरा हम बात कर लेते हैं तेहरान पे। तेहरान में तारीख का एक गैर मामूली मंजर सजने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अफराद इस अजीम इज्तिमा में शरीक होंगे। एक तरफ अमरीकी अपनी 250वीं यौम आज़ादी मना रहे होंगे, जबकि दूसरी तरफ ईरान अपने सुप्रीम लीडर को अलविदा कह रहा होगा। इस इज्तिमा से जुड़ी कई अहम इत्तलात हैं, सिक्योरिटी खदशात हैं। आलमी वफूद की आमद ने पूरी दुनिया की तवज्जो इस जानिब मबजूल करा दी है। आखिर हकीकत क्या है, ये हम डॉक्टर साहब से मालूम करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं सवाल आपसे करूंगी कि अगर वाकई इसराइल ने मुश्तबा खामनेई को एक पब्लिक अपीयरेंस को टारगेट लिस्ट पर रख रखा हो, तो क्या ईरान की सिक्योरिटी मशीनरी जो है वो अपनी कमजोरी पहचान रही है, ये कमजोर हो चुकी है? अपने अहम तरीन शख्स को भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ वो नहीं दे सकती? अ, मेरा ख़्याल है तहफ़्फ़ुज़ तो बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन जब आप ओपन में आते हैं तो आजकल हुँ, की दुनिया के अंदर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हुआ होता है। क्योंकि जब हुँ, ड्रोन्स की दुनिया है, जब हवाई अटैक के अंदर आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो इतने अभी ताक नहीं है कि वो हर मिसाइल को रोक लें। तो इस वक़्त जो भी आदमी, कोई नहीं कह सकता, इवन ट्रम्प, इवन दुनिया का कोई भी लीडर, अगर वो ओपन में है और खड़ा तकरीर कर रहा है, तो वो टेक्निकली जो है वो सेफ नहीं है। उसको कोई भी जो है प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अगर दूसरे के पास वो हथियार हैं जिससे वो मार सकता है, और जो कि उस उनके दुश्मनों के पास हैं, ख़ास तौर पे इज़राइल के पास हैं। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि उनकी तरफ से जो है मेरे ख़्याल है मुश्तबा तो आना चाह रहे थे, लेकिन आईआरजीसी की तरफ से ये उनको वार्निंग थी और उनको मना किया गया है कि आप ना आएँ, क्योंकि उनके यहाँ लीडरशिप का फिर फुक़दान हो जाएगा। और इस वक़्त जो है वो एक एक लीडर का होना और उसके अंडर आप जो हैं वो यूनाइटेड रहें। ऑल्दो वो लोग जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको एज़ सच किसी लीडर की ज़रूरत नहीं है। आपने ऊपर से जितने मार दिए, उसके बावजूद वो सही परफ़ॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने सही रेज़िस्टेंस दिया है। लेकिन फिर भी मेरा ख़्याल है सिम्बॉलिकली जो है वो उनका ज़िंदा रहना, क्योंकि हर बार इज़राइल किसी को मारता है, वो जाके उसको अपनी जीत दिखाने की कोशिश करता है अपने लोगों के हुँ, अंदर। जैसे कि पता नहीं उसने क्या कर दिया है, और हालाँकि उससे कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है इस तरह का, यानी आप हटाते रहें, नीचे लोग आते रहते हैं। हुँ। तो इसलिए मैं कहूँगा कि उनकी तरफ से फेलियर तो नहीं है, लेकिन एक तरह का मैं कहूँगा कि स्ट्रैटेजिक एक एक प्रिकॉशन कह सकते एहतियात हैं। है, स्ट्रैटेजी है, और उनका जो सबसे बड़ा तमाचा है, वो है हाँ। असल में लोग, इतने सारे लोगों का, जैसे आपने कहा तकरीबन 1 करोड़ लोगों जो एक्सपेक्टेड हैं, 10 मिलियन, तो उनका जमा होना है वहाँ पे जो है। तो वो जो है, जो उनका पूरा आर्गुमेंट था कि इनके जी अवाम इनको नहीं पसंद करते, वो इनके अवाम हुँ, इनके खिलाफ खड़े होंगे। तो उनका जो पहला आर्गुमेंट था कि वो हुकूमत बदलने जा रहे हैं, रेजीम चेंज, उसके हुँ, पीछे सबसे बड़ी बात ये थी कि वो ईरान के अवाम के पीछे आ रहे हैं, उनके साथ मिलके हुकूमत गिराने। अब उनके ऊपर जो सियासी तमाचा पड़ा है, वो मजमा है पूरा का पूरा। तो मेरा ख्याल है उसको देखने के बाद इज़राइली अवाम और इवन अमेरिकी अवाम और इवन डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं, वो अभी से शशदर हैं। हुँ, ठीक है। अगर तेहरान में वाक़ई हम अगर मान लें कि करोड़ों, ज़रा दावा तो यही किया जा रहा है कि करोड़ों अफ़राद जमा होने जा रहे हैं और दुनिया भर से जो वफ़ूद हैं, जो डेलीगेशंस हैं, वो पहुँच भी रहे हैं, तो क्या सिर्फ़ एक मज़हबी और कौमी ये इज्तिमा होगा? या फिर आप कह सकते हैं कि ईरान पूरी दुनिया को एक वाज़ेह शो ऑफ स्ट्रेंथ का एक मैसेज देना चाह रहा है, जो कि पॉलिटिकल मैसेज होगा, वो मैसेज देना चाह रहा दोनों। देखें, है? अच्छा, ये शिया इस्लाम है। शिया इस्लाम के हाँ, अंदर इमाम इमाम हुसैन की कुर्बानी, जो जाबिर वक़्त के खिलाफ खड़े हुए थे, हुँ, ठीक है। वो हमेशा से जो है वो रिवेयर की जाती है। और उसके ऊपर
कूफा के लोगों की मजबूरी कि वो आके उनको बचा ना सके, उस पे अफ़सोस किया जाता है और ये अहद किया जाता है कि आइंदा कभी ऐसा नहीं होने देंगे हम। तो ये जो है, इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं। इसके अंदर जो है अपने उनकी इमाम ख़ामेनी और उनकी फ़ैमिली के और दूसरे आईआरजीसी के जो इम्पोर्टेंट लोग मरे हैं और साइंसदान मरे हैं, उनके ऊपर अफ़सोस का भी इज़हार है और उसके हुँ, साथ इतने सारे लोगों का जमा होना जो है, वो एक सियासी मुकालमा भी है कि ये 70 लोग नहीं हैं, जो यज़ीद के खिलाफ आए हैं। हुँ, ये 70 लाख हैं, जो कि हुँ, हमारे यज़ीद वक़्त के सामने जो हैं, वो आके खड़े हुए हैं और है हुँ, किसी में मजाल तो आके उनको रोके। या और जी, वो हमला नहीं कर रहे किसी पे, वो सिर्फ़ अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, जो कि उनका अपना मुल्क उसके अंदर अपने तर्ज़ हुकूमत को चलाना है, जो कि उनके हिसाब से इस्लामी है। तो ये उनके हिसाब से रिलिजियस जंग भी है और पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है। ठीक है, दोनों हो जाता है। अच्छा अगर हम ये फ़र्ज़ भी कर लेते हैं कि 100 से ज़ायद, 50 से ज़ायद, 35 से ज़ायद ममालिक के जो वफ़ूद हैं, जो डेलीगेशंस हैं, वो इस इज्तिमा में शरीक हो रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ़ ताज़ियत का इज़हार होगा या दुनिया को सिर्फ़ जैसा कि मैं भी पहले भी कह रही थी कि पैगाम है कि आज जो एक रीजनल इन्फ्लुएंस है और जो एक डिप्लोमैटिक सपोर्ट है, वो ईरान रखता है। ये मैसेज जाएगा और भरपूर तरीके से जाएगा? यहाँ पे भी दोनों ही चीज़ें दुरुस्त हैं। दोनों एक तो हाँ, एक तो ये कि ये बहुत से मुल्कों की तरफ से ताज़ियत भी है, क्योंकि चाहे चीन है, रशिया है, ईरान के जो दोस्त हैं और ऐसे ममालिक हैं जो मुसलमान नहीं हैं, लेकिन वो अमेरिका की जारियत को जो है वो बुरा समझते हैं और समझते हैं कि ये बदमाशी है खुली। वो हुँ, लोग जो है इसके अंदर ताज़ियत के तौर पे शरीक हो रहे हैं और एक बहादुर आदमी को जो है सलामी देने के लिए और जो बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो देख रहे हैं कि वक़्त बदल रहा है। अब इस इलाके के अंदर जो है जिस तरह के हालात हो रहे हैं, जिस तरह हुर्मुज़ अब ईरान के पास है, जिस तरह उसकी मर्ज़ी के बगैर अब यहाँ से कश्तियाँ गुज़रना नामुमकिन है, तो उसमें सबसे बड़ा मुल्क तो सऊदी अरब है, जिसको उन्होंने बुलाया भी नहीं था, जिसका वफ़द आ गया है। तो आप हुँ, सोचें कि सऊदी अरब को दावतनामा नहीं किया, लेकिन सऊदी अरब का वफ़द आ गया, बगैर बुलाए। तो इसका इसका मतलब जो है वो आप यही लें कि मतलब कि ये एक ऐसी सूरत-ए-हाल है जिसमें सऊदी अरब कैन नॉट अफोर्ड कि वो ईरान के यहाँ अपनी हाज़िरी ना दे और इसके ऊपर अमेरिका खुश नहीं होगा। या हुँ, ये कि आप सोचें लबनान जिसके साथ अमेरिका ने मिलके अपने ही एमओयू को जो है वो अंडरमाइन करने की कोशिश की, उसके साथ इज़राइल का मुआहदा करा के लबनान के वफ़द वहाँ मौजूद है कि मतलब आप इनके साथ हैं या इनके साथ हैं। तो हुँ, ये लेकिन वो अब अफ़ोर्ड नहीं कर सकते ईरान के खिलाफ होना, तो वो उससे हुँ, अच्छे ताल्लुकात रखना चाहेंगे और उसमें मुझे नहीं पता, ज़ाहिर है ये तो दिलों का हाल तो ऊपर वाला ही जानता है कि सही। कितना इनके दिलों के अंदर भी वाक़ई इसकी इज़्ज़त होगी। क्योंकि आप मुझसे पूछें, चाहे कितने ही बिके हुए हुक्मरान क्यों ना हों, कितने हुँ, ही करप्ट क्यों ना हों, कितने ही पैसे में जो है लुथड़े हुए ना हों, हुँ, वो भी अंदर से रात को बैठ के सोचते होंगे यार, बहादुरी तो दिखाई है। हाँ, हम तो नहीं कर पाए, किया तो है सही, इन्होंने इसे। तो हाँ, अंदर से चाहे ऊपर से कुछ भी रखें, ऊपर से हाँ, कुछ भी कहें, अंदर से हुँ, इज़्ज़त जो होती है ना, दिल के अंदर से इज़्ज़त, वो हुँ, उनके अंदर नामुमकिनात में से है कि ना हो। हुँ, ठीक, सही कह रहे हैं। अच्छा एक चीज़ मुझे जो फ़ील हो रही है, पता नहीं वो आपको फ़ील हो रही है या मैं सही हूँ या गलत या आप मुझे बताएँगे। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि अगर तो ख़ामनेई साहब अगर आम ज़िंदगी में वैसे ही कहीं इंतकाल कर जाते, तो शायद इतना बड़ा मजमा इकट्ठा नहीं होता, ये इतने लोग नहीं आते। अगर हम कंपेयर करते हैं कि जिस तरह से अब आ रहे हैं, ऐसा है? या उस वक़्त भी इतना ही इज्तिमा होता, इतने ही ममालिक आते, इसी तरीके से उनकी तदफ़ीन होती? नहीं, मेरा ख़्याल है ईरान के अंदर जो 40 साला दौर हुकूमत था इनका, जो समझें जो भी चल रहा है इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को रिलीजियस रेजीम का जो इनकलाब के बाद आया, वो बड़ी सख्त रेजीम थी क्योंकि और सख्त होना पड़ता है जब आपका मुकाबला अमेरिका और इजराइल के साथ हो, जो बेइंतहा पैसे वाले, बेइंतहा असर रसूख वाले और जिनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, जिनके पास इतना पैसा है कि उससे वो बराबर तरक्की करते रहें, वो आपके माशरे के अंदर आके वो हाँ, आपके इदारों को खरीद सकते हैं, आपके लोगों को खरीद सकते हैं, तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, आपको अपनी सोसाइटी को बंद रखना पड़ता है। ऊपर से आप फाइनेंशियली सैंक्शन्ड हैं, आप अपना तेल नहीं बेच सकते। तो एक तरह देखा जाए तो इस पूरे 40 सालों में ईरान के लोगों ने बहुत जो है वो बुरा वक़्त देखा है और उसके अंदर जो लोग नई जनरेशन जो पैदा होती है, जिसने हुँ, इनकलाब देखा ही नहीं है,
वो तो जब पैदा हो रही है उसने आईफ़ोन पकड़े, उसको तो दुनिया भर में लोग नाचते हुए नज़र आ रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो वो फिर लाते हैं ऑरेंज और रंगीन रेवोल्यूशन जो है, जो हुँ, जगह-जगह आए, सिर्फ़ ईरान में नहीं है। तो इस पे इन्होंने इन्हिसार किया था कि इन बच्चों के ज़रिए ये जो है इसको उलट देंगे। तो उस वक़्त वाक़ई उनकी इतनी तादाद नहीं थी कि लोग इतने निकल के आते, अगर उनका इस तरह नहीं उनको मारा गया होता। और मेरा अपना ख़्याल है उन्होंने अपनी कुर्बानी दी ही इसलिए। ये बात हुँ, वो भी समझ रहे थे, ये बात लरजानी भी समझ रहे थे, ये बात ईरान की पूरी क़यादत समझ रही थी कि वो बच्चों को डिलीवर नहीं कर पाएँ, लेकिन उनको वो समझाएँ कैसे कि देखो बच्चों, अगर तुम्हें आज़ादी लेनी है, तो हमने ये पैसा जिससे हम तुम्हें आईफ़ोन लेने दें या तुम्हारे गुलछड़े तुम्हें उड़ाने दें, उससे हमने मिसाइल सिटी बनाए। अब ये जी, बात बच्चों को समझाना आसान नहीं है। अमेरिका उनसे यही हाँ, कहता है, देखो तुम्हारे जो लीडर हैं, उन्होंने तो सारा पैसा इन मिसाइल सिटियों पे ज़ाया कर दिया, बजाय अपने हमसे हमारी कंपनियों को ठेके देके ब्रिज बनाने के और ये करने के। अब मसला है कि उन हुँ, बच्चों को वाक़ई समझाने की ज़रूरत है। देखो जिन मुल्कों के अंदर अमेरिका ने और इज़राइल ने उनसे दोस्ती करके ब्रिज बनाए, पुल बनाए, आज वो सारे के सारे वहाँ खड़े अपने आप को दिफ़ा नहीं कर सकते। वो सारे सर झुकाए यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये जी, एक बड़ा इम्पोर्टेंट डायलॉग है जो मुस्लिम दुनिया के अंदर मेरा ख़्याल है आज भी अंडर डिस्कशन है और होना चाहिए कि हुँ, आप जो हैं वो आज़ादी के लिए क्या कुर्बानी देना चाहते हैं। तो वो चीज़ मेरा ख़्याल है, आपका बिल्कुल सही कहा आपने कि उस वक़्त अगर उनका इंतकाल होता या इस तरह ना होता तो कम लोग हाँ, आते, क्योंकि लेकिन उन्होंने अपनी जान यूँ दी क्योंकि वो तो बच सकते थे, तो रहते हुँ, बंकर के अंदर डर के बैठे रहते। उनको पता था कि मेरी मौत जो है इस तरह हुँ, की, जो कि हुँ, यकीनन इज़राइल मारेगा अगर मैं खुले में होऊँगा, तो वो हुँ, बच्चों को और लोगों को जो है वो डेफ़िनेटली एहसास दिलाएगी कि देखो, ये जो हमने किया था, ये सब कुछ किया था, अपनी जानें बचाने को नहीं किया था, ये तुम लोगों हुँ, के लिए किया है और हम अपनी जान देने को कुर्बान हैं, इसे साबित करने के लिए हम डरते नहीं हैं। क्योंकि ये तो डरपोक आदमी, लालची आदमी तो बहुत डरपोक होता है, हुँ, वो तो जो अंदर छुप के बैठता है, तो हर तरह से अपने आप को कवर्ड रखता है। वो जिस तरह उन्होंने आखिर में अपने आप को कैरी किया, वो सफ़ा उनका ये मकसद था कि किसी तरीके से वो ईरानी अवाम को एक कर दें और वो उस कोशिश में कामयाब हो गए। उनकी मगर कुर्बानी वो जो ना है मतलब ट्रू मुस्लिम कॉन्सेप्ट वो लेके चले थे कि जी मौत तो हक है ही, मरना तो मुझे ऐसा है ही, तो क्यों ना इस तरह का कोई काम कर जाऊँ, जो मेरी पब्लिक जो है वो मेरे फ़ेवर में हो या कम से कम इस मुल्क के फ़ेवर में हो जाए या जो हम काम बच्चों से लेना चाह रहे हैं, वो हमारे लिए आसान होते चले जाए। तो मेरे ख़्याल में वो उसी तरह से उन्होंने काम किया, मेरे ख़्याल में। इस्लामी तारीख़ के एतबार से बिल्कुल, हाँ, मुस्लिम ट्रेडिशन के हाँ, एतबार से, लेकिन हाँ, चे गुएवारा और दूसरे लोग जो मुसलमान नहीं थे, जिन्होंने हाँ, जाबिर वक़्त के खिलाफ अपना आवाज़ उठाया और मुझसे पूछें, तो हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो नबी थे जिन्होंने जाबिर वक़्त के खिलाफ सर उठाया हुँ, था, वो हज़रत हुँ, ईसा थे। हुँ। अच्छा, जिनके उन्होंने जनाब हज़रत ईसा को तो सबसे ज़्यादा मारा ही अच्छा गया, उनको तो हाँ, मार-मार के उनकी जान ली गई थी, वो भी जाबिर वक़्त ने, ऐसा तो किसी नबी के साथ इस तरह उसके साथ तो किसी नहीं ने हुआ नहीं था। हाँ, किया। तो हाँ, हाँ। वो चीज़ जो है उनके फॉलोअर्स जो हैं आज, उनकी हुँ, दूसरी आमद के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ हुँ, जिसके खिलाफ वो लड़े थे। तो ये भी कितना बड़ा तज़ाद है वेस्टर्न ये भी है। सोसाइटी में, जिससे इज़राइल को बहुत नुकसान हो रहा है, इस ज़ुल्म और हाँ। जबर। अच्छा मूसाद के बारे में मुझे थोड़ा-सा बताइएगा कि हमारे जो नाज़रीन हैं उनको भी अगर मूसाद जिस तरीके से काम करती है, अगर वाक़ई मूसाद पर एक बड़ी पब्लिक अपीयरेंस को मुसलसल आप कह सकते हैं ना कि वो एक टारगेट कर रही है या एक मुख्तलिफ शख्सियात को वो करती रही है, तो क्या ईरान अब इस तरह की पोज़ीशन में नहीं आ चुका है कि वो कुछ मुकाबला कर सके या आपको लगता है कि ये जो खामोशी है ये कोई स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स जो नहीं दे रहे मतलब हो सकती है, इस तरह की हो सकती है क्योंकि अभी उनकी खामोशी है। बहुत मूसाद अच्छा के सवाल अगेंस्ट है। बहुत अच्छा सवाल। मसला है कि मोसाद इस चीज़ के अंदर डे 1 से 1947 से जब से इज़राइल बना था, उसके बाद हुँ, से वो इस चीज़ के अंदर ताक हो गई थी कि वो किस तरीके से इंडिविजुअल्स को हटाए रास्ते से। ख़ास जी, तौर पे उनका ये कॉन्सेप्ट है द हेड ऑफ़ द स्नेक, यानी साँप के सर हुँ। को, या ये कि असल जो कंट्रोलर है सब चीज़ का जो है। तो उसको और आम तौर पे उनके अतराफ में जितने मुल्क थे, चाहे वो इजिप्ट था, उसके ऊपर किंग फारूक था, बाद में नासिर आया। तो नासिर जो है, वो एक फ़िगर था, नासिर के पीछे सब लोग थे। नासिर हट जाए तो एक वैक्यूम था, क्योंकि इदारे हाँ, नहीं थे। हमारे यहाँ मुसलमान दुनिया में हुआ ये कि शख्सियत परस्ती हुई है बड़े पैमाने पे। चाहे वो भुट्टो हों, चाहे वो इवन आज इमरान खान हो, चाहे वो नासिर हों, चाहे वो शाह फैसल हो, उसमें शख्सियत परस्ती रही है। तो शख्सियत जब हट जाती है, तो नीचे से एक वैक्यूम होता है। उस वैक्यूम के अंदर वो केओस क्रिएट करके उसको वो कैप्चर करते हैं, जैसे कि कदाफ़ी के हटने से हुआ। इसीलिए ईरान ने जो काम किया है, वो उसने इदारे बनाए। इदारे जो है वो शख्सियत के मोहताज नहीं होते। अगर आपके ऊपर से 10 लोग हट जाएँ, तो नीचे से जो है वो नेक्स्ट इन लाइन इदारे का जो होता है, उसको वैसे ही चला रहा होता है जैसे कि इदारा पहले चलता है। तो ये एक
चीज़ थी जिसकी वजह से मोसाद इस बार नाकाम हुई है, और इससे पहले तमाम मर्तबा जब भी उसने किसी लीडर को, मेरे ख्याल में तो उसने नासिर को भी मारा है। नासिर जिस तरह उनका हटना जो है उससे ज़बरदस्त पैमाने पे तब्दीली आई है, पूरी की पूरी अरब नेशनलिज़्म को चोट लगी और नीचे से ये सऊदी अरब उठा और सारे मौलवी उठे। और नासिर एक मॉडर्न लिबरल प्रोग्रेसिव आदमी था जिसकी रशिया से भी दोस्ती थी, जिसने असवान डैम बनाया था रशिया के साथ मिलके, जिसकी अमेरिका से भी दोस्ती थी। वो ला शर्किया ला गरबिया था और बहुत स्ट्रॉन्ग इजिप्ट और अरब वर्ल्ड को उठा रहा था, और उसी ने जो 7 डे वॉर हुई थी वो नासिर के ही दौर में हुई थी। तो और आप मुझसे पूछें तो मैं जब इजिप्ट गया था तो मुझसे जो वहाँ के टैक्सी ड्राइवर ने ये बात कही, उसने कहा यहाँ पे जो वाहिद जगह जहाँ लोग खड़े होके, माफ कीजिएगा दवा, मेरी पेशाब नहीं करते, वो नासिर का मकबरा है। उसके अलावा हम किसी चीज की इज्जत नहीं करते। ये उसका मर्तबा है इजिप्ट के अंदर नासिर का आज भी, और उसको उन्होंने हटाया जब, तो उसके बाद से दोबारा कोई ऐसा लीडर अरब वर्ल्ड में नहीं पैदा हुआ। सादात आया, सब बिके हुए, सबने मुआहदे किए, सबने, तो उनको बड़ा इससे शख्सियत को हटाना उनका बड़ा स्ट्रेटेजिक अमल है। तो अब आप सोचें कि उन्होंने इसमें इतने माहिर हो गए कि वो ये नहीं बस यही कर पाते हैं, उसके अलावा ईरान में उन्होंने कोशिश की इनकलाब लाने की, और उन्होंने कई ऐसे, इस बार तो मुझसे पूछें तो ये किताबों में लिखा जाएगा, बाद में इसमें किताबें लिखी जाएंगी कि किस तरीके से मोसाद ने ईरान के अंदर जाके ड्रोन्स और इसकी तरबियत दी थी, बड़े पैमाने पर अपना नेटवर्क फैलाया था, स्टारलिंक बांटे थे, लोकल लोगों को भी वो किया था, और किस तरीके से इंटरनेट बंद करके और बहुत सी चीजें, लोगों के हुकूक सल्ब करके, लोगों को मार के ऐसे ही रोका जाता है। अगर अगर जो तिनमिन स्क्वायर में उस दिन चाइना ने ना की होती जो ज्यादती लोगों के साथ, और मारा होता अपने लोगों को, तो आज ये चीन ना होता जिसको हम देख रहे हैं। ठीक। आज अच्छा, आज चीन। रिपोर्ट्स, ठीक है, जी। रिपोर्ट्स में एक दावा भी किया जा रहा है, बड़ा अजीब है, मतलब मैंने हम्म, कहा आप वाशिंगटन में ही हैं तो सिर्फ आपसे बात कर लेते हैं। वाशिंगटन में मुख्तलिफ ममालिक पर एक दबाव भी डाला जा रहा था कि ईरान के इस जो इज्तिमा है उनमें बिल्कुल आप शिरकत ना करें, जबकि तेहरान का मौक़िफ़ ये था कि आलमी दबाव के बावजूद दर्जनों ममालिक के जो 100, आला, तकरीबन हाँ, 100 ममालिक के लोग आए इस दुनिया में, शायद हाँ, 154 या 160 ममालिक हैं, 100 के लोग आए उसके अंदर जो, तो ये एक ऐसा फिगर है जो ये बात को जाहिर करता है कि साइलेंटली लोगों ने ट्रंप को मैसेज दिया है कि आप बहुत ताकतवर होंगे, लेकिन आप कहते हैं ना राइटिंग ऑन द वॉल, ये राइटिंग ऑन द वॉल है कि आज जितने लोग यहाँ आए हैं चुपचाप, ये एक साइलेंट स्टेटमेंट होता है। मेरे हिसाब से तो हर बार यूएन के अंदर जब फलस्तीन पे वोट होता है और 4 लोग उसके खिलाफ होते हैं और बाकी सारे लोग मतलब इन उसके हक में होते हैं फलस्तीन बनने के, तो एक साइलेंट मैसेज होता है और ये बाद में लिखा जाता है और इसका अपना एक असर होता है, जो ऐसा नहीं होता कि इसका प्रेशर नहीं होता, लेकिन ढीठ और ताकतवर जो है वो उस वक्त तक खींचते हैं जब तक कि खींच सकते हैं। तो अच्छा, ये जो एक तरह की कशमकश रही है कि जैसे वाशिंगटन रोकता रहा और जिन ममालिक को आना था आए, कुछ लोगों ने माजरत भी किए, कुछ लोग डर भी गए, कुछ लोगों ने वैसे भी मैसेज पहुंचाए। तो आपको क्या लगता है कि इस सिफारती कशमकश की एक जो आलमी असरात हैं वो क्या हो सकते हैं? इस सफारती कशमकश के आलमी असरात सबसे बड़े तो ये एक एक एक्चुअली एक अमल का आलमी असर खुद है, यानी अमेरिका कमज़ोर हो रहा है और दुनिया में जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है जिसके अंदर ईरान एक सुतून के तौर पे वेस्ट एशिया के अंदर खड़ा हो रहा है। हुँ, वेस्ट हुँ, एशिया अमेरिका के हाथ से अगर आप मुझसे पूछें जा चुका है। दोबारा से अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जैसे हुँ, कश्तियाँ गुज़रती थी अमेरिका की मर्ज़ी से, उनके बहरी बेड़े आ रहे हैं, उनका 5th फ्लीट आ रहा है। अब सब हुँ, जो वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लुभाने की, देने की, पैसे, लालच, ये सब का सब जिसे कहते हैं ना, ये जाति उसकी बाहर है। ये लोगों को अगर ज़रा अक्ल है यूएई में और उनमें, तो वो आने वाले अगर वक़्त को देखें तो किसी सूरत भी हुँ, ईरान की सोचे ना, हॉर्मुज़ के एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ सहरा। हुँ, पहाड़ के ऊपर से बैठ के उसको कंट्रोल करना, वो तो आसान नहीं है। हाँ, ये कंट्रोल जहाज मारने को और गिराने को भी नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी के रेट बढ़ जाते हैं, वो रेट बढ़ जाते हैं तो लोग अपनी कश्तियाँ नहीं बेचते। वो एक कश्ती जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की है जो कि तेल लाती है। उसको तो सिर्फ बैंक के लोन के ऊपर कर्जे पे जहाँ लाया गया है, अगर एक तेल की सौटी के अंदर उसका कबाड़ा हो जाएगा तो वो तो बैंक तबाह हो जाएगा, वो तो पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। तो उनको कुछ वही। ज्यादा करना ही नहीं है इसके लिए, और ये उनको आइडिया देने वाले अमेरिका ही है कि भैया हाँ, आप जो तो है आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो रहा है, तो क्या अब जंग जो है वो सिर्फ़ मैदान-ए-जंग मतलब मैदान में नहीं लड़ी जाएगी बल्कि सिफ़ारतकारी में भी लड़ी जाएगी। ये भी यही हो गया ना अब तो फिर मसला? देखें, जंग अमेरिका और मैदान में, इज़राइल के लिए
हर महाज पे लड़ी जाएगी। ये उनकी ऐसी हार है कि जिसके अंदर वो लीडर को मारने से लेके वहां पे कुर्दों को हथियार देके, बलोचों को हथियार देके, उससे लेके और हमले करके, नए ड्रोन इजाद करके मिसाइल सिटी में डालने की कोशिश, इनके अंदर आपस में। और सबसे बड़ी कोशिश जो मेरे ख्याल में इस वक्त हो रही है, वो हो रही है शिया सुन्नी झगड़ा शुरू कराने की, जो जो लबनान से हो रही है। वो हमेशा वो जीते इसी से हैं। अरब स्प्रिंग को रोका कैसे गया था? शिया सुन्नी झगड़े से। तो अब के जो है हमारे मेरे ख्याल है सुन्नी भाई जो है, उनको ये अकल आ गई है कि जो है ना, शियों को मारना बिला वजह और हर वक्त इस प्रोपेगेंडे में आना, असल तो मुसलमान वो ही हैं। तो इसलिए सुन्नी भाई थोड़े से इस वक्त जो है वो, उनको इवन अगर मौलवी दर्ज भी देंगे बैठ के, तो वो मौलवी से बोलेंगे तुम होश में तो हो कि जो तुम कर क्या रहे हो? असल में तो वो लड़ रहा है। मैं तो जितने सुन्नियों को जानता हूँ, उन्होंने सर झुकाया हुआ है इस वक्त शिया इस्लाम के आगे, जो अच्छी बात उनकी है, मैं कहती बहादुरी हूँ को। अगर चलो लड़ाई किसी भी तरह खत्म हो जाए बस, खत्म ठीक है। हो जाए। अच्छा, हमास की तरफ भी आ जाते हैं। हमास का जी 20 साल के बाद गज़ा हुकूमत से दस्तबरदारी का उन्होंने ऐलान किया है। जिसका मकसद तो यही बताया जाता है कि नेशनल कमेटी जो सिविल मैनेजमेंट की बुनियाद पर टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम करना है। अब मैं पूछना ये चाह रही थी कि हमास की दस्तबरदारी के बाद गज़ा में हुकूमत चलाएगा कौन? देखें जी, गजा हमास है और हमास गजा है। हाँ, अब इसके अंदर जो टेक्नोक्रेट आएंगे, वो उनकी हाँ, मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सारी ठीक। बात यह है कि उनको, इसराइल को भी एक, ये इसराइल के लिए एक उज़र है, एक फेस चेंज है। मुझे नहीं पता कि इसराइल क्या इस पे राजी है कि गजा के अंदर, क्योंकि गजा इस वक्त जो रह गया है वो 30% रह गया उसका जो पहले था। वो पहले ही एक इतना बड़ा पिंजरा था जिसके अंदर 2 मिलियन लोग थे। इन्होंने हुँ, मारने के बावजूद भी, 1 लाख हुँ, मारने, 2 लाख मारने के बाद सोचें 1.8 लाख लोग बचते हैं। उनको हुँ, घर चाहिए रहने के लिए, उनको चीज़ें, और वो 30% इलाके में उसके सिर्फ पहले जहाँ वो थे, तो 70% से मिलके वो छोटे से इलाके में आ गए हैं सारे लोग जो हैं, उससे भी हुँ, टाइट जो पहले था। तो अब उसके अंदर हुकूमत होना, इतने करीब उसके अंदर जो है, वो भी ऐसे लोगों के साथ जो इतने मुसल्लह और इतने वो हैं, ऑलमोस्ट वही सूरत-ए-हाल है जो लबनान के अंदर और हिज़्बुल्लाह की है, कि लबनानी हुकूमत, लबनानी आर्मी बेइंतहा कमज़ोर है, हिज़्बुल्लाह ताकतवर है, वो इलाके को डिफेंड करती है। सामने का फेस जो है वो अमेरिका चाहे कितना ही रखे रहे लबनानी हुकूमत को, और लबनानी आर्मी से बोले जाओ जाके मारो इनको, तो वो लबनानी आर्मी को पता है कि ये इसलिए कह रहे हैं कि ये बेसिकली शिया सुन्नी डिवाइड क्रिएट करें। और अब तो शायद लबनानी आर्मी में 60% शिया हैं, वो तो मानेगी भी नहीं उनकी बात जो है। तो ये सिर्फ अमेरिका और इज़राइल के लिए टेम्परेरी उज़र हैं कि हाँ भाई, हमने कुछ अचीव किया, हमने हमास को खत्म कर दिया। तो इस ठीक। वक़्त एक टेम्परेरी पीस लाने के लिए, टेम्परेरी, क्योंकि लॉन्ग हुँ, टर्म के मसला खत्म नहीं हुआ है। उसके अंदर ठीक। मेरे ख्याल है एक फेस का चेंज है, जो कि उनसे हुँ, कहा गया है कि अगर आप ये कर देंगे, जैसे उन्होंने इजिप्ट से कहा होगा, जो कि हुँ, आमतौर पे हमास का ब्रोकर है, कि आप जो हुँ, हैं वो ये कर दें तो ठीक है, फिर हम जो है ना इनकी मार-कुटाई खत्म करते हैं और आप हुँ, नए लोग लाके उनको नए लोगों से चलवाएँ। ठीक, ये हो सकता है। चलें, किसी भी तरीके से थोड़ा-सा अमन हो जाए तो बुरा नहीं है। थोड़ा-सा अमन मोदी की साहब बात है हम लोगों की दुनिया में, थोड़ा-सा अमन। थोड़ा-सा होनी चाहिए। बस वो थोड़ी-सी मोहब्बत, थोड़ा-सा अमन, थोड़ा-सा थोड़ा-सा सुकून, अमन, थोड़ा-थोड़ा बस। ही रह गया सब चीज़ें। थोड़े-थोड़े रहेंगे। मोदी साहब जो है वो मुझे लग रहा है कि कुछ करने वाले हैं। पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी हुँ, दे दी है उन्होंने और जो मतलब ज़ाहिर है कि सिंध तास मुआहदे पर होने वाला जो बैनुल-अक़वामी सेमिनार था उसमें जो रूसी माहिर डॉक्टर थीं ज़गोन, उन्होंने दो टूक अल्फ़ाज़ में कहा कि जो ये बालाई रियासत होने के नाते से जो पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की जो भारतीय कोशिश है, वो बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरहन खिलाफ वर्ज़ी है। दुनिया का कोई भी कानून किसी भी मुल्क को ये इजाज़त देता ही नहीं है कि वो सियासी फ़ायदे के लिए करोड़ों इंसानों की एक जो माशी बक़ा है और ज़िंदगी की जो शहरत होती है, उसे तोड़ के रख दें। आपसे पूछ रही हूँ, अगली जो जंग है, वो क्या आप पानी पे देखते हैं, इंडिया से देखते हैं, पाकिस्तान की? पहली बात मैं बोलूँगा कि ये शर्म की बात होगी अगर पानी के ऊपर पाकिस्तान ने इंडिया से जंग की, क्योंकि पानी इतना है कि दोनों के काम आए, ठीक है? अच्छा, जी, इसमें चलते हैं ज़रा इसको समझने के लिए सिंध-तास मुआहदा, जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी भी कहते हैं। ये जी, 1900 एक्चुअली सितंबर 16 सितंबर 1960 को हुई थी ये। लेकिन ये इश्यू पाकिस्तान बनते वक़्त से ही पैदा हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले ये पानी जो है ये एक ही था, जो ऊपर से हुँ, आता था तकरीबन तिब्बत के करीब से, और हिमालयाज़ से जो है ये पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ पिघलती है उससे ये दरिया जो है वो बनते हैं। तो जो 5 दरिया आ रहे थे वो ज़्यादातर ज़ाहिर है पाकिस्तान की ही तरफ से आ रहे थे, जिसकी हुँ, वजह से हम उसको पंजाब कहते थे, जिसके अंदर जो है वो इंडस रिवर, उसके बाद फिर जेहलम, चनाब और जो सतलज और रावी, और उसके हुँ, बाद ब्यास, एक्चुअली ब्यास, रावी और सतलज 3 जो थे ये इस तरफ थे,
और झेलम, चनाब और इंडस जो है वो पाकिस्तान की तरफ वेस्टवर्ड थे। तो ये जी। 3-3 दरिया ज़रा इनका ऐसा डिवीज़न है एरिया वाइज़ जो बाद में आके समझ में आएगा। तो जी। पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान ने कहा किसी सूरत हम इसको नहीं जाने देंगे क्योंकि वो समझते थे कश्मीर हमारा है, कश्मीर का हक हुँ। है जहाँ से वो आ रहे हैं निकल के जो है। तो वो उस पे राज़ी नहीं था बिल्कुल भी किसी तरह से वो हाँ। देने पे। तो यो उसका वो मसला हल ही नहीं हो पा रहा था ये। यानी हुँ। 47 से शुरू हो गया था कि क्या होगा, तो झगड़ा इसके ऊपर जो है। इसको फिर आके फाइनली वर्ल्ड बैंक ने जो है तय कराया था, उसने कहा था कि इसको ऐसा करते हैं कि जो इधर के 3 हैं यानी इंडस झेलम और हुँ। चनाब, ये चले जी। जाते हैं पाकिस्तान को और रावी, सतलज और ब्यास जो है, ये चले जी। जाते हैं इंडिया को। हालाँकि जो है इसमें से एक का रावी का जो बेसिन है, जब पानी जमा होता है वो पाकिस्तान में ही है, लेकिन पाकिस्तान इस पे राज़ी हो गया था एक शर्त पे, कि जी। इंडिया जो इस तरफ वाले 3 हैं, उनसे जो सारे कैनाल बनेंगे, जो उस वक़्त के एतबार से 62 जो है वो मिलियन पाउंड्स के बन रहे थे, वो सारे कैनाल पानी को इस तरफ से वहाँ लेके आएँगे जहाँ ये 3 दरिया पहले ला रहे थे और इन 3 दरियाओं का पानी इंडिया के पास चला जाएगा ज़्यादातर। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को 80% पानी मिला और इंडिया को 20%। ये हुँ। फाइनल मुआहदा हुआ था और ये क्यों इस तरह हो पाया था? क्योंकि उस हुँ। वक़्त पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक में था और इंडिया जो है सोवियत ब्लॉक में था। ये मुआहदा नेहरू और अय्यूब के दरमियान हुआ था। तो जी। नेहरू का पूरा प्रो सोवियत था और ये प्रो अमेरिका। पाकिस्तान के पीछे वर्ल्ड बैंक, अमेरिका और वो वाली कुव्वतें थीं जिसकी वजह से एक अच्छा डील पाकिस्तान को उस वक़्त के एतबार से मिला। और उसके अंदर पाकिस्तान के पानी की ज़रूरियात ख़ास तौर पे वो कैनाल्स बनाने के बाद तकरीबन पूरी हुई। जी। लेकिन ये बात के ऊपर से जो पानी आ रहा है उसका कंट्रोल जो है वो इंडिया के हाथ में है। उनके पास आ रहा है। हुँ, तो हुँ, हुँ। इंडस वहाँ से बन रहा है, सब बन रहा है। तो अगर वो उसको रोक देंगे तो ये तो ना सिर्फ़ एक गैर इंसानी बदतमीज़ी और वो होगी। ये तो सही है कि डिस्ट्रीब्यूशन पे झगड़ा है, लेकिन आप बिल्कुल ही रोक दें तो ये एक कहते हैं ना नाक़ाबिल कबूल चीज़ होनी चाहिए। तो ज़ाहिर है किसी का पानी रोक देंगे तो वो तो लड़ेगा उसके लिए, वो तो कुछ भी करेगा। और ये आइडिया कहाँ से आया ज़हन में मोदी के? वो आया मेरा ख़्याल है नेतन्याहू से। क्योंकि अच्छा। हाँ, क्योंकि इससे पहले कभी किसी इंडियन हुकूमत ने इतना एग्रेसिव तरीके से ये चीज़ें नहीं की हैं। नेतन्याहू का तरीका ही यही है कि उनका है कि इनको इंसान ही नहीं समझो जैसे कि जो गज़ा में लोग हैं, इनका पानी रोको, खाना रोको, उनको मारो जानवरों की तरह इनको। मोदी उसके ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता हिंदुस्तान की कौम को मेरा ख़्याल है ला रहे हैं कि इनको गैर इंसानी नेतन्याहू ने आज समझना नेतन्याहू मुसलमान। हाँ, हाँ, नेतन्याहू ने हाँ। आज कहा है ना कि सबसे बड़ा आपको लगता है कि अगर अमेरिका हमारा दोस्त है तो ऐसा नहीं है और भी हमारे बहुत दोस्त हैं और सबसे बड़ा दोस्त तो हमारा जो है वो मोदी, इंडिया है जिसने हमारी बड़ी इंडिया मदद की। एग्ज़ैक्टली। तो तो इसीलिए अंदाज़ा हाँ। और ये इंडिया की मौत है सियासी। अगर आप मुझसे पूछे ना नेतन्याहू से दोस्ती इंडिया की सियासी मौत है। नेतन्याहू हाँ, उनको वो टेक्नोलॉज़ी दे देंगे जिससे वो हर कश्मीरी को देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ जाता है, उस पे बमबारी कर हुँ, सकते हैं। हुँ। वो सही है, मारना आपको अच्छा आ जाए, लेकिन इस दुनिया में फाइनली बाय द एंड ऑफ द डे जीना कौन सिखाता है? वो जीतता है जंग। जीने की इजाज़त कौन देता है? जी। प्यार-मोहब्बत की बात कौन करता है? तो इसलिए शॉर्ट टर्म में बिल्कुल ये चीज़ें जो ताकतवर है वो अपना ही हैज़ इट्स वे, लेकिन मेरा ख़्याल है लॉन्ग टर्म के अंदर ये नफ़रत की सियासत फ़ेल होगी। और ये पानी का जो मसला वापस आता हूँ मैं उसके ऊपर, तो उसके ऊपर जो ये चीज़ तय हो गई थी कि पानी यहाँ होगा, उसके बाद फिर डैमों का मसला हुआ क्योंकि ज़ाहिर है अब आप डैम बनाते हैं तो पानी उससे आप अपना सेव कर लेते हैं। डैम का फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी ने पानी रोक लिया तो आपके पास लॉक्ड इन पानी है। तो जी। डैम दोनों एक-दूसरे की मर्ज़ी से बनाएँगे पूछ के। तो इंडिया का एक डैम था जो बिल्कुल पाकिस्तान का पानी रोक सकता था, तो पाकिस्तान उस पे नहीं चाह रहा था कि वो डैम बने। तो वो डैम अभी उसी में था रुकावट में, शायद इंडिया ने उसको बनाना भी शुरू कर दिया। तो अब जी। उन्होंने वो हालाँकि एक कमिश्नर उनका, एक हमारा, इन दोनों को मिलके हर चीज़ तय करनी थी। तो जी। अगर तो इंडिया इस चीज़ को तोड़ता है, तो अब देखें मज़े की बात, ये सारे दरिया हुँ, उससे भी ऊपर तिब्बत से आ रहे हैं और हुँ, तिब्बत जो चाइना है वो चाइना में है। तो जी। अब वो कहता है अगर तुम इनका पानी रोकोगे, हुँ, तो हम तो फिर तुम्हारा भी पानी रोक देंगे। सही। तो इसीलिए मेरा ख़्याल है ये इंडिया की तड़ी, इसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ अगेन मैं कहूँगा, हुँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त चाइना है सही, ठीक। और उसके तो साथ आपको लगता है कभी भी हमको बात हमारी वहाँ से शुरू हुई थी कि जंग आप देख रहे हैं इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे या इस तरह आप देख रहे हैं आप? मेरा ख़्याल है या ये जंग काश ना हो और मैं यूँ नहीं देख रहा कि चाइना इसको होने नहीं देगा क्योंकि ये किसी के इंटरेस्ट में नहीं है क्योंकि ये जंग सिर्फ़ एक इस जंग का एक नतीजा होगा मैं आपको बताऊँ। ये हुँ, जंग लोगों को महसूस नहीं होगी। इस तरह सही, की ये जंग बेसिकली डैमों के ऊपर बमबारी होगी।
जहाँ पे और इंडिया की सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो आती है ना, तकरीबन इंडिया की, मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं याद, लेकिन अ बिग प्रोपोर्शन इंडिया की बिजली जो है वो इन दरियाओं के ऊपर जो डैम है उनसे बनती है। तो अगर पाकिस्तान ने उनको हिट कर दिया, इंडिया हैज़ मोर टू लूज़, आपको बताऊँ मैं, हुँ, देन पाकिस्तान। इंडिया के पास हमसे बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कभी भी कोई ज़्यादा हैसियत वाला आदमी जब किसी छोटी हैसियत वाले आदमी से भिड़ता है, तो हुँ, वो वहीं का वहीं नुकसान में होता है, हुँ, क्योंकि ही हैज़ मोर टू लूज़। हाँ, अगर सऊदी अरब यमन से जो है उलझेगा, तो फाइनली सऊदी अरब को यूँ हथियार डालने पड़े, यूँ नहीं कि उसके पास हथियार कम थे। यमन ने हाँ, उसके तेल पे हमला करना शुरू कर दिया। जहाँ छोटा आदमी सीख लेगा कि वो आपके पैसा कमाने की सलाहियत को हिट करेगा, तो आपको उसके साथ डील में आना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे ख़्याल में इंडिया हुँ, को पाकिस्तान के साथ सिर्फ़ इसीलिए कि पाकिस्तान एक ऐसा काँटा बन सकता है कि इंडिया का जीना हराम कर सकता है, इसीलिए इंडिया को नहीं चाहिए कि पाकिस्तान के साथ, मेरे ख़्याल है, इस तरह ख़ास तौर पे मज़हबी जंग खत्म करके और उसको जो तिजारती उसके ऊपर ले आना चाहिए। जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर, थैंक यू सो वेरी मच। अपने वेरी नाज़रीन से वेलकम। कहेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है, फ़ेसबुक पेज है, उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है, उसे ज़रूर इंस्टॉल कीजिए ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो, हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज़ को देख सकें। ज़िंदगी न वफ़ा की तो इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए डॉक्टर उमर को और शाला खान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। You are watching Capital TV Washington.